लिखवाया था, तो मैंने कहा था कि एक तो पढ़ना है सिद्धांत, नहीं तो हो चुका है। और दूसरा था संविधान, संविधान का परिचय और उसकी विशेषता, ये भी एक हो गया। अब इसके बाद जो संविधान के बाद जो आता है, अच्छा उद्देशिका तक बातें हो गई थी। और मोटा मोटी मैंने बता दिया था कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है। उसके पहले पंथ निरपेक्षता का भी चर्चा हुआ था, नहीं, और समाजवाद का भी चर्चा हुआ था। आज का जो टॉपिक है ना, वह है राज्य के संबंध में क्या क्या संविधान कहता है। ठीक है, अगर आपको मैंने सिलेबस बताया होगा, अगर मैंने सिलेबस बताया होगा, तो सिलेबस में मैंने एक शब्द लिखा होगा प्रावधान, है ना। और इनमें चार टॉपिक पढ़ना, चारों बहुत अहम है। राज्य के संबंध में संविधान क्या कहता है, राज्य के संबंध में क्या कहता है। दूसरा, नागरिकता के संबंध में संविधान क्या कहता है। तीसरा, मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान क्या कहता है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं और इसके संबंध में क्या कहता है। और राज्य के नीति निदेशक के संबंध में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के संबंध में संविधान क्या कहता है। ये चार टॉपिक है। और उम्मीद रखिए कि इन चारों टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और आते ही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चंस हमेशा चर्चा में भी रहता है। अगर मैं इसको पार्ट वाइज बांट लूं कि किस पार्ट में है, तो संविधान के भाग एक में इसका उल्लेख है, एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में। जो इसका उल्लेख है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। इसका जो उल्लेख है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। और इसका उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। 51 ए में मौलिक कर्तव्य है। क्लियर। तो ये उल्लेख है चार भागों में। कभी कभी तो पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मिलान करने के लिए दे देगा। इसी से एक तरफ रहेगा प्रावधान और एक तरफ रहेगा भाग, ठीक है, और कहेगा कौन से प्रावधान और कौन से भाग से क्या मिला हुआ है। तो कभी कभी तो मिलान करने के लिए क्वेश्चंस दे देगा, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है तो राज्य के निर्माण में, राज्य संबंधी प्रावधान में। अच्छा, राज्य का मतलब क्या है। यहां दो बातें। राज्य का मतलब, एक तो मैं देश की बात कह रहा हूं, तो मैं यहां देश की बात नहीं कह रहा। यहां मैं बात कर रहा हूं कि भारत में जो राज्य जो निर्मित है, जिसको आप प्रदेश कहते हैं, भारत का जो क्षेत्र है, उसके संबंध में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ करके देखिएगा, तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, एक कहता है, अनुच्छेद 1, कि भारत राज्यों का संघ होगा। एक जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ का मतलब क्या है। तो आमतौर पर तो यही समझते हैं ना कि संघ का मतलब राज्यों के मिलने से। आमतौर पर तो यही कहेंगे कि राज्यों का समूह है संघ। नहीं, तो ये संघ बनता कैसे। प्रश्न तो ये आता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने बोल दिया कि भारत तो राज्यों का संघ है, और उन्होंने
इस तरीके से बात कही कि लगा कि भारत में संघ राज्य अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? तो संघ का मतलब होता क्या है? यह दो शब्दावली है। एक जो संघ बनता है तो दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है कि चलो यार हम समझौता कर लेते हैं, समझौता द्वारा संघ का निर्माण होता है। और एक बनता है विचारधारा के आधार पर, विचार के आधार पर। जो समझौता द्वारा जो संघ बनता है उसको फेडरल कहते हैं। जैसे अमेरिका का जो संघ है वो फेडरल है, इसलिए अमेरिका में जो राज्य का जो बना है, राज्यों का जो संघ बना है, वह समझौते का परिणाम है। और समझौता टूटता है, समझौता दो बराबरी के बीच होता है, और समझौता आज नहीं तो कल टूटता है। क्लियर? जबकि भारत में अनुच्छेद 1 में फेडरल की जगह यूनियन शब्द का उल्लेख है। स्टेट्स ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नहीं यही ना शब्द है। यूनियन का मतलब समझौता नहीं होता है। आपकी मर्जी नहीं है कि जब मन किया तो जब समझौता कर ले, जब मन कर लिया तो तोड़ लिया। आप ये है कि आप आए हैं विचारधारा के आधार पर, आप जा नहीं सकते। क्लियर? तो इसलिए भारत में समझौते का परिणाम नहीं है, भारत विचार के आधार पर निर्मित है। इसलिए अमेरिका और भारत में यह अंतर है। जहां अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संघ जो है वह समझौते का परिणाम है, वहीं भारतीय संघ जिसको यूनियन कहते हैं वह समझौते की जगह विचारधारा के आधार पर निर्मित है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो भारत में राज्य में होगा कौन? पहला तो ये आएगा, इसमें दो शब्दावली का प्रयोग है। एक भारत संघ और एक है भारत का क्षेत्र। कहीं कहीं लिखा मिलेगा भारत संघ और भारत क्षेत्र। इसका मतलब यह होता है, भारत संघ का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्य, और वह राज्य जिसके बीच में शक्तियों का वितरण होगा, शक्तियों का वितरण होगा। अर्थात इसका मतलब है जो संघीय प्रणाली दर्शाता हो, संघीय प्रणाली दर्शाता हो। संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण होना, बंटवारा होना। नहीं, तो भारत संघ का मतलब यूटी नहीं है। भारत संघ का मतलब है केंद्र और राज्य जहां पर शक्तियों का वितरण हुआ है। क्लियर? तो केंद्र के पास भी शक्ति है, राज्य के पास भी शक्ति। इसको कहेंगे संघीय प्रणाली को बतलाता है भारत संघ। और भारत क्षेत्र, इसका मतलब है कि इसके तहत 28 राज्य आएंगे। इसके तहत जो आएगा वो 28 राज्य माने जाएंगे, 7 यूटी 8 यूटी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है भारत का क्षेत्र का मतलब होगा कि जहां जहां भारत का संविधान लागू होगा वो भारत का क्षेत्र होगा। चाहे वह स्टेट हो 28 हो, चाहे वह यूटी हो 8 हो, और चाहे वह अधिग्रहित क्षेत्र हो जिस पर भारत ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, चाहे अधिग्रहित क्षेत्र हो, ये भारत के क्षेत्र में आएंगे। तो अलग अलग डिफिनेशन है। इसलिए कहा जाए कि संघ का मतलब क्या है, तो संघ का मतलब होता है जो विचारधारा अथवा जो समझौते से बना हुआ है। अमेरिकी संघ
जहां समझौते का परिणाम है वहीं भारतीय संघ विचारधारा का परिणाम। इसलिए भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का उल्लेख है, अमेरिकी संविधान में फेडरल का उल्लेख। क्लियर। और कहीं कहीं ये शब्दावली लिखा रहेगा तो भारत संघ का मतलब क्या है? तो भारत संघ का मतलब है जो संघीय प्रणाली को प्रदर्शित करता हो, यानी राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो। तो भारत का क्षेत्र का मतलब क्या है? जहां पर पूरा जो भारतीय सीमा में हो, जहां तक भारत का संविधान लागू होगा। तो राज्यों में भी लागू होगा, यूटी में भी लागू होगा, और जो अधिग्रहित क्षेत्र है वहां भी लागू होगा। तो ये भारत का, इसका मतलब अनुच्छेद 1 इसके संबंध में कहता है। पहला तर्क तो ये हुआ। दूसरा है कि भार राज्य जो बनता है, पहले इसको लिखते चलेंगे, उतारते चलेंगे, यहां से उतारेंगे। उतारते चलेंगे पहले। दिख रहा है ना? इसको चार्ज लगा दें बैक में। हो गया। आगे बढ़ूं? तो जल्दी कर रहे हैं। क्लियर। ये इसमें लिख दीजिएगा यूएसए, और इसमें लिख दीजिएगा भारत। तो क्लियर हो जाएगा। और ये यूएसए वाला है, वो भारत का है। राज्यों का संघ समझौते द्वारा, फेडरल। समझौते का मतलब फेडरल होता है। जो समझौते से निर्मित होगा ना, वो फेडरल कहेंगे। हो गया। इतना टाइम लगेगा जी? तो फिर 1 घंटा तो इसी में निकलवा दोगे तुम सब तो। फिर तुम पढ़ा लिए।
हाँ, सैद्धांतिक रूप से हाँ अलग हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविना आगे मैं चर्चा करूंगा कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा जाता है यूएसए को, सैद्धांतिक स्वरूप क्या होता है। ठीक है। अब भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहता है, वो अलग व्यवस्था है। तो अस्तित्व नहीं रहेगा ना। टेक्सास अब बोला था ना कि हम अलग कर दो हमको, टेक्सास अलग होना चाहता था, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो उस देश का क्या वैल्यू रहेगा। आप किसी के साथ जुड़ करके रहेंगे तो आपकी वैल्यू है, लेकिन अगर टेक्सास अलग हो जाए तो कोई वैल्यू रहेगा उसका। फिर दुनिया उसको पूछेगा कि कहाँ है। फिर इसीलिए वो आप उसकी स्थिति को भी तो देखिए क्या है जो। तो इसीलिए अगर अनुच्छेद 1 कहेगा तो इसका इसे राज्य संबंधी प्रावधान को यदि समझना हो, राज्य संबंधी प्रावधान को यदि समझना हो तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यह है क्या, इस संबंध में संविधान क्या कहता है। जो अभी मैंने कहा ना कि संघ का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है, इस संबंध में संविधान क्या कहता है। नहीं, राज्य बनता कैसे है, निर्माण या इसकी मांग क्यों की जाती है, इसका कारण क्या है राज्यों के निर्माण का। नहीं, क्या कारण जो आप शुरुआत में 14 स्टेट था, अभी वर्तमान में 28 स्टेट, कुछ तो कारण रहा होगा ना। कारण क्या है, इस संबंध में कौन सी समिति ने क्या प्रावधान किया है। आप जो बार बार सुनते होंगे मिथिलांचल, वनांचल, गोरखालैंड, क्यों मांग की जाती है, क्यों नए स्टेट्स की मांग की। अभी शुरुआत अभी सुन रहे होंगे कि मणिपुर में हंगामा हुआ, अभी चल रहा है। और उसके अभी वर्तमान अभी संसद में सुनेंगे मिजोरम वाला केस कि प्रधानमंत्री ने मिजोरम का नाम लिया। क्या था मिजोरम वाला स्थिति, क्या घटना घटी थी। तो क्यों ना इसको समझने के लिए पहले पूरा विस्तार से समझा जाए तो हमें और आसान हो जाएगा। नहीं, और इस संबंध में क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए। तो पहला तो मैंने कहा कि संघ किसको कहते हैं और यूनियन किसको कहते हैं। नहीं, और क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 1 से लेकर के 4 तक में विशेष करके जो इसमें पढ़ना है वह 1, 2 और 3 की जानकारी रखनी। क्या कहता है 1, 2, 3। तो मैंने कहा ना कि एक कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ विचारधारा के आधार पर बना है। 2 कहता है कि भारत में संसद द्वारा, ध्यान रखना संसद को ही अधिकार है, कोई क्षेत्र शामिल तो हो सकता है, अलग नहीं हो सकता जब तक संसद न चाहे। एकमात्र अधिकार संसद को है, यानी संसद उस पर हमला करके भी ले सकता है, संसद पुचकार करके भी ले सकता है। नहीं, इसलिए याद रखिए कि संसद ने, ये भारत सरकार ने गोवा को, कराईकल को, पुडुचेरी को, यानाम को, नहीं माहे को, दमन को नहीं मिलाया ना भारत में। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया था ना भारत में, मिला सकता है, अर्थात अधिग्रहित भी कर सकता है। तो उस वो भारत का क्षेत्र कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि क्षेत्र का मतलब क्या है, तो जहां पर अधिग्रहित क्षेत्र भी होगा।
नहीं, इसके तहत भारत ने गोवा, दमन, पांडिचेरी, माहे, कराईकल को मिलाया। तो मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, अब पुचकार के भी, और सिक्किम भी बाद में भारत में मिला। तो इसके कारण कि दो कताप मिल तो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते, और जो मिलाने का कार्य करेगा वह भारत करेगा। आपने याद, प्रधानमंत्री ने भी संसद भवन में एक बात बोली कि कच्चा द्वीप आपने दे दिया। कच्चा द्वीप जो है तमिलनाडु के क्षेत्र है, और यह भारत के यहां यहां पर स्थित है। 1300 स्क्वायर मीटर का, 1300 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये सबसे ज्यादा, और यह है इसके तहत दे दिया। क्यों दे दिया भाई? अभी तक पता ही नहीं था लोगों को, कभी नाम भी नहीं सुना था, मीडिया ने कभी इसको बताया नहीं, सरकार ने इस बात को निकाला ही नहीं। अब जाकर के न्यूज पता चला कि अच्छा ये भी हुआ था। कोई क्षेत्र आप कैसे दे सकते हैं बिना संसद की अनुमति से? संसद जब तक न चाहे। तो यहां पर सरकार की तानाशाही व्यवस्था चली। अभी आपने उस क्षेत्र को दे दिया जो एकदम अहम है। आज चाइना चाहता है कि हम श्रीलंका पर अधिकार कर लें, श्रीलंका पर नियंत्रण कर लें, भारत के करीब आ जाए। अगर ये यहां आ गया तब क्या होगा भारत की सुरक्षा को? इस संसद के पास अधिकार है कि संसद ही अधिग्रहित करेगा। इसे देखिएगा 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे, तो एक संसद के माध्यम से एक एक पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब प्रस्ताव करा था कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा, पीओके पर भारत है जो पीओके को भारत अधिग्रहित कर लेगा। इसलिए पीओके को भी यदि भारत ले लेता है तो भारत का अंग ही, जो कुछ समय जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। नहीं, तो भारत तो संविधान अगर वो यहाँ आ जाता है, तब पूर्ण रूप से संविधान वहां तक भी लागू होगा, यानी भारत के क्षेत्र में आ जाएगा। नहीं, और यह काम करेगा सिर्फ और सिर्फ संसद। तीसरा अधिकार है, तीसरा का मतलब है कि संसद के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है, वह किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में, नाम में हो, नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में, किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकता है। बिहार में परिवर्तन करके झारखंड बना दिया, मध्य प्रदेश में परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ बना दिया, उत्तर प्रदेश का परिवर्तन करके, नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है। हाँ, एक विचार हो सकता है कि वहां के विधानमंडल से पूछे, विधानमंडल अगर नहीं भी बोलता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद को ही पूर्ण अधिकार है। इसलिए संसद इस संबंध में एकाधिकार रखता है। इसीलिए आप देखिएगा कि समय समय पर राज्यों की मांग होती रहती है, उसका कारण भी है। लिखिए अनुच्छेद 2, लिखिए अनुच्छेद 2, भारत में संसद द्वारा कोई क्षेत्र सम्मिलित हो सकता है। सम्मिलित हो सकता है या मिल सकता है, या आप जिसको अधिग्रहित क्षेत्र कह सकते हैं। नहीं, जैसे गोवा,
पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी नाम है, गोवा, पांडिचेरी, माहे, कराईकल, दमन, आदि को दनम, माहे, कराईकल, दमन, यनम, यनम को भारत में मिलाया गया, को भारत में मिलाया गया। क्लियर हो गया? तो इस संसद के पास अधिकार है बंधु कि संसद उस क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है। अब चर्चा में है, अगर संसद पारित कर देता है कि कच्छा द्वीप जो दिया गया उसको वापस ले लीजिए, या तो समझौते से ले लीजिए, श्रीलंका के साथ हमने दे दिया था भाई, आप वापस कर दो। अगर नहीं मानता है तो आप पावर का प्रयोग कर सकते। जहां आपकी सुरक्षा का सवाल होगा बंधु, प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि लीगल रूप से वह अपने कार्रवाई कर सकता है। क्लियर? यही कारण है कि संसद को अधिकार भी है, यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा संसद के माध्यम से। लेकिन यहां पर तनाव भी हो सकता है, अगर तुम लोगे तो हो सकता है श्रीलंका पूरा मान जाए, तो एक बातचीत के रास्ते से माध्यम है। प्रश्न ये उठता कि आपने दिया फिर क्यों? ये तो बात की बातें हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही अधिकार है। तीसरा लिखिए, अनुच्छेद 3, संसद द्वारा किसी राज्य के नाम में, किसी राज्य के नाम में अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी विशेष बहुमत की भी जरूरत संसद जब चाहेगा पारित कर देगा। लेकिन वहां के विधानसभा से विचार किया जाता है कि बताओ जी तुम अलग होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, कि बताओ जी नाम परिवर्तित करना चाहते हो, कि जैसे उड़ीसा ने अपना नाम बदल करके ओडिशा कर दिया, तब विधानसभा ने पारित किया, संसद ने मंजूर कर दिया। जैसे केरल भी बदलना चाह रहा है, जैसे केरल ने है, ये कर्नाटक ने बेंगलोर का नाम बंगलुरु कर दिया, नहीं अपनी राजधानी का। जैसे अब पश्चिम बंगाल नाम बदल कर पश्चिम बंग कर रहा है, नहीं पश्चिम बंग, पश्चिम बांग्ला कहाँ है, पश्चिम बंग कर रहा है। अभी उस पर बना नहीं है, लेकिन है ना इस पर। ये जो परिवर्तन करने का, राज्यों के नाम में परिवर्तन या उसके सीमा में परिवर्तन करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ संसद करेगा। नहीं, इसीलिए आप अनुच्छेद, ये विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत का तुम्हारे पास बहुमत है, पारित करवा दो लोकसभा राज्यसभा से, साइन कर देंगे राष्ट्रपति। क्लियर? 1 2 3 संसद को क्या क्या अधिकार देता है पता चल गया? ठीक है, 4 इसी अधिकार का विस्तार है, 2 और 3 का ही है, इसलिए मेनली रूप से क्वेश्चन 1 2 3 का ही रहता है। अब राज्य की होता क्यों, मांग क्यों की जाती है, राज्य की मांग की ही क्यों जाती है? देखिए, कई कारण राज्यों की मांग का। इसके पीछे मेनली रूप से मुझे 3 कारण नजर आते हैं।
पहला तो कारण नजर आता है प्रशासनिक कारण, दूसरा कारण नजर आता है आर्थिक कारण, और तीसरा नजर आता है सांस्कृतिक कारण, जिसे मेनली रूप से भाषा है। तीन कारणों के आधार पर राज्य की मांग की जाती है। पहला, अगर मैं प्रशासनिक कारण मानूं तो इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्रों का विकास हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में प्रशासन बेहतर है, कुछ क्षेत्रों में प्रशासन खराब है, तो कहता है कि देखो जी पटना की स्थिति अच्छी है, हमारी स्थिति खराब है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि आप भागलपुर में रहते हैं और भागलपुर और पटना की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ये ब्रिज यही होगा? नहीं, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आने और जाने में अगर ट्रेन की सुविधा है तब भी कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। एवरेज स्पीड तो 4 से 5 घंटा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप भागलपुर में रह रहे हैं और भागलपुर की जो दूरी है पटना से, अब पटना कैपिटल है, याद रखिएगा, पटना कैपिटल है, और इन दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर, और इसमें ड्यूरेशन लगता है, टाइमिंग ड्यूरेशन लगता है, जो आने में लगता है 5 to 6 आवर्स मान के चलते हैं। अब मेरा कहना है, अब आपका सचिवालय पटना सचिवालय से काम लगा, क्योंकि सचिवालय यहाँ है, पटना सचिवालय से काम लगा या कोई प्रशासनिक काम आ गया। अब यहाँ का व्यक्ति 5 से 6 घंटा खराब करके, समय व्यतीत करके वो पटना आता है और पता चलता है कि यहाँ जो अधिकारी वो आज नहीं बैठा हुआ है, या हो सकता है कि छुट्टी पर है या फील्ड में चला गया, एक साइन करवाना था वो नहीं करवा पाया। अब इस व्यक्ति को आने, अगर यहाँ रहने का ठीक है तो ठीक है, नहीं तो होटल बुक करेगा, नहीं तो वापस जाएगा, फिर बाद में आएगा, यही हो सकता है। क्या यह व्यक्ति की परेशानी ज्यादा नहीं, एक तो परेशानी बढ़ेगी, एक तो लागत बढ़ गया कि आने जाने का खर्च बढ़ेगा, काम भी रुक जाएगा, काम छोड़ करके आए। अगर यही भागलपुर ही कैपिटल होता, भागलपुर ही मान लेते हैं कि सचिवालय होता, तो उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डिस्टेंस ही नहीं बढ़ कम पड़ता, और वही काम आसानी से कर लेता, तो परेशानी भी नहीं होती और साथ साथ लागत भी कम लगता। या यही स्थिति दरभंगा रहती तो दरभंगा वाला मांग कर लेता। वो ये नहीं कह रहा है कि दक्षिणी बिहार का बहुत ज्यादा विकास हो गया है, उत्तरी बिहार का बहुत कम विकास हुआ है। विकास दोनों का वही है, बिहार का विकास सबको पता है क्या है। नहीं, वह मेन कारण प्रशासन, मिथिलांचल के मांग का मेन कारण प्रशासनिक है, क्योंकि पटना हमसे काफी दूर है, और पटना की दूरी के कारण है जो, अगर हमें अलग राजधानी बना दिया जाता या अलग हमें मिथिलांचल बना दिया जाएगा तो हमारी समस्या हम सोल्व कर लेंगे। नहीं, क्यों नहीं, इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि एक राज्य में 2 राजधानी हो जाए, और पटना तो ही राजधानी है, साथ साथ भागलपुर या दरभंगा को भी राजधानी बना दिया जाए, 2 सचिवालय, वहां का काम उधर हो जाएगा, यहाँ का काम इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बिहार में पहले भी 2 राजधानी रहा है, झारखंड के पटने के पहले, गर्मी के दिनों में रांची और ठंड के दिनों में पटना राजधानी रहता था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या इस प्रशासनिक समस्या का दूर करने के लिए क्या 2 राजधानी का विकल्प नहीं होना चाहिए? अगर बड़ा क्षेत्र है तो 3 राजधानी बना दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नया मुख्यमंत्री बना दीजिए। आजकल के डिजिटल के जमाना में 2 सचिवालय काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं,
इससे वो परेशानी कम हो जाएगी। और जो मिथिलांचल जैसी मांग है या अन्य राज्यों की जो मांग है कि हम प्रशासनिक रूप से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं, हमें समस्या होती है, तो इस मांग को दूर करने का एक तरीका यह है कि दो नए राजधानी का निर्माण किया जा सकता। कहीं कोई समस्या नहीं, पहले भी, और आंध्र प्रदेश ने तीन तीन राजधानी बना दिया था। वाईएसआर रेड्डी का जबरदस्त, मुझे लगता है कि एकदम नई सोच, कोई कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर तीन सचिवालय में अगर एक सचिवालय अगर पटना में काम कर रहा हो, तो डिजिटली रूप से वही सचिवालय जुड़ा हुआ है भागलपुर में, तो क्या भागलपुर में व्यक्ति जा करके काम नहीं करवा, उसे पटना आने की कोई जरूरत नहीं, वही काम उसका भागलपुर से हो जाएगा? नहीं। इससे जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, जो निर्णय गति की जो प्रक्रिया होगी, उसमें तीव्रता आ जाएगी। नहीं, तो जो मांग है मिथिलांचल की, उस मांग में कमी आ जाएगी। वो, उसे पता है कि न तो दक्षिणी बिहार का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, न तो उत्तरी बिहार का बहुत ज्यादा। क्लियर? इसलिए एक ही है तरीका है कि दोनों क्यों ना प्रशासनिक रूप से उसको सुविधा दे दीजिए, तो जो मांग की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो लिखिए, मांग का कारण, राज्यों की मांग। पहला कारण लिखिए, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक जटिलता के कारण, प्रशासनिक जटिलता के कारण राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्यों की मांग की जाती रही है। राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्यों की मांग की जाती रही। अच्छा, उत्तराखंड से, उत्तराखंड का यूपी से अलग होना भी मेन कारण था प्रशासनिक। इसके आधार पर, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया। वहीं बिहार में मिथिलांचल की मांग के पीछे का मुख्य कारण, बिहार में मिथिलांचल की मांग के पीछे का मुख्य कारण क्या है? प्रशासनिक जटिलता ही है। मुख्य कारण प्रशासनिक जटिलता है। इसके लिए इसके लिए दो राजधानी बनाने का विकल्प उत्तम हो सकता है, उत्तम दिखाई देता है। दो राजधानी बनाने का विकल्प उत्तम दिखता है। नहीं हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मांग में कमी आ जाएगी। इसलिए कभी कभी देखते हैं, लोग कहते हैं कि छोटा राज्य जल्दी विकसित करता है। छोटा छोटा राज्य जो है जल्दी विकसित करता है। इसका कारण है
कि यहाँ पर प्रशासनिक कार्य प्रणाली बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, निर्णय प्रक्रिया तेजी से होता है। क्लियर? इसलिए हमेशा छोटे छोटे राज्यों की मांग की जाती है। क्लियर? लेकिन ये भी समस्या कि अगर मान लेते कि छोटे राज्य विकसित करते, लोग उदाहरण देते कि देखो तो गोवा कितना विकसित कर गया है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा गोवा की, चंडीगढ़ वगैरह की, नहीं, कितना विकसित है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए कि झारखंड की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। एक तरफ तो उदाहरण दिखते हैं कि छोटे राज्य जो है डेवलप दिखता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उदाहरण मिलता है कि नहीं जी, झारखंड भी इसका उदाहरण है जहां राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़ी बात। अगर आप रघुर रघुवर दास और हेमंत सोरेन के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए जो वर्तमान में चल रहा है, उन पर भी बीच बीच में संकट के बादल छाते रहते हैं, अगर ये छोड़ दिया जाए तो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 2020 के बाद पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। यानी छोटे छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा दिखती। तो एक तरफ तर्क पूछेगा कि छोटे राज्य की मांग कहां तक उचित दिखती है और कहां तक नहीं दिखती। क्लियर? इसीलिए कारण क्या है? तो हमें कारण दिखता है कि पहला कारण तो दिखता है मांग का, कि प्रशासनिक जटिलता। उसका समाधान ये हो सकता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत बेहतर करें, अभी उसे रखो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत बेहतर कर दे ताकि भागलपुर से आने में कम समय लगे। जैसे रोड का विकास नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हम सभी क्षेत्रों को पटना से जोड़ देंगे ताकि पटना आने में 3 से 4 घंटा में पटना पहुंचा जा सके। सुना होगा ना, हम सारे रोड नेटवर्क को बढ़ा देंगे ताकि पटना पहुंचा जा सके आसानी से। या तो ये तरीका अपना लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा से कर लीजिए, रोड बना दीजिए, रेल का विकास कर लीजिए, 1-2 हवाई अड्डा, 2-3 हवाई अड्डा का निर्माण कर दीजिए। इससे रोजगार भी पैदा होगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो विवाद नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि आप वहां पर एक सचिवालय का निर्माण कर दीजिए ताकि वहां की प्रशासनिक समस्या को जल्दी सुधारा जा सके, लोग की मांग को पूरी की जा सके। ये दोनों तरीका भी अगर साथ साथ चले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आपको लंबा खर्च करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा। तो एक तर्क तो ये कहता है प्रशासनिक जटिलता, यानी कि जो मिथिलांचल की जो मांग है उसको नियंत्रित करने का उपाय क्या है। तब पहला तर्क है कि अलग कर दीजिए, तो संभव है नहीं। फिर बिहार के पास बचेगा क्या? अगर मिथिलांचल को अलग कर देते हैं तब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र अलग मांग कर लेगा। अगर एक मांग स्वीकार करते हैं तो इधर भी अलग कर लेगा, नहीं तो बचेगा सिर्फ दक्षिणी बिहार, वो संभव है नहीं। तो क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा डेवलप कर देते हैं ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, इससे नए रोजगार भी सृजन होगा, और दूसरा लोगों को आने जाने में भी कम समय लगेगा। और तीसरा तर्क है कि आप जो है नए सचिवालय का निर्माण कर दें, यानी कि नई राजधानी बना दें। नहीं तो इससे क्या होगा कि जो मांग है वह रुक जाएगी। क्लियर? इसीलिए इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी को 4 भागों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यूपी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ा है, इस जनसंख्या तक विकास करने के लिए हमें ना यूपी को 4 भागों में बांट देना चाहिए ताकि प्रशासनिक रूप से निर्णय बेहतर हो, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि विकास की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। मेरा तर्क ये है
कि अगर मैं छोटे छोटे राज्य का निर्माण कर दें तो क्या यह छोटा राज्य सबसे जल्दी डेवलप करेगा। लेकिन उत्तराखंड भी देखते हैं या झारखंड देखते हैं, जो झारखंड आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन वो नहीं दिखता। वहां राजनीतिक संकट दिखता है। छोटे छोटे राज्यों में राजनीतिक संकट ज्यादा दिखता है, बड़े राज्यों में नहीं दिखता है। क्लियर। इसलिए समस्या का जड़ नए राज्य का निर्माण की जगह समस्या का जड़ है कि प्रशासनिक सुविधा को बढ़ा दीजिए। तो पहला तर्क तो यह हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इसी में लिखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रशासनिक जटिलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। अब क्लियर समझ में आ गया। हालांकि स्वीकार नहीं हुआ। दूसरा कारण मुझे लगता है आर्थिक कारण। यह एक, देखिए, यह भी एक बड़ा पेचीदा स्थिति है। बिहार से झारखंड के निर्माण का, अच्छा एक बात और, प्रशासनिक कारण में एक बार और मैं बताना भूल गया। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, उसमें भी तर्क यही दिया गया था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, तो बंगाल को 2 भागों में, प्रशासनिक कारण के आधार पर ही बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। नहीं, हाँ, ये हालांकि तर्क तो ये का दिया, लेकिन उद्देश्य ये था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बंटवारा, कि हिंदू बहुलवादी जो क्षेत्र था, हिंदू बहुलवादी क्षेत्र, वह पश्चिम बंगाल में रह गया, और जो मुस्लिम बहुलवादी क्षेत्र था वो बांग्लादेश में रह गया, यानी पूर्वी बंगाल में। ठीक है, इसी में लिखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पश्चिम बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा पश्चिम बंगाल का विभाजन, आ? बंगाल लिखो, पश्चिम बंगाल मत लिखो, बंगाल, बंगाल का विभाजन का कारण प्रशासनिक जटिलता बताया। नहीं, इससे प्रशासनिक जटिलता के आधार पर भी बनते रहे, नए नए राज्य बनते रहे। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मेन जो मुझे लगता है कि खनिज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार से अगर आप एरिया देखिए, एरिया देखिए, मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं कि जिसमें बिहार भी है और साथ साथ और नीचे तक झारखंड भी है। झारखंड भी, इस एरिया में खनिज नहीं के बराबर है, और इस एरिया में खनिज भरपूर है। और 2000 के पहले तक, जब तक बिहार एक था, झारखंड और बिहार, तो झारखंड इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना था कि देखो जी, खनिज मेरा ही बिहार प्रयोग कर रहा है और मेरे खनिज से लाभ ले रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा।
इन आर्थिक कारण कि बिहार मेरे खनिज को लेकर के मेरा शोषण कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अलग कर दो। कल सुने होंगे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए द्वारा 13 चीनी नागरिकों पर हमला किया गया, मार दिया गया। क्या था? तो बीएलए, चीन जो है पाकिस्तान के ग्वादर में, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ये वाला जो एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया, यहां पर ग्वादर बंदरगाह है, ये वाला एरिया में। बड़ा नहीं होगा? दिख रहा है? ये वाला एरिया जो देखेंगे वो ग्वादर बंदरगाह है। क्लियर? और इस एरिया में बड़े पैमाने पर खनिज है। सिंध प्रांत में बड़े पैमाने पर खनिज है, इस सब के पास बहुत कम है। अब ये कहता है कि हमको ना, हमारे खनिज का दोहन हो रहा है और हमको कोई लाभ मिल नहीं रहा, इसीलिए यहां हिंसक घटनाएं घट रही, हिंसक घटना हो रही। आर्थिक कारण, इसीलिए यह कह रहा है कि हमें अलग देश बना दो। ये अलग देश की मांग कर रहा है ये वाला पूरा एरिया। अब भारत में तो आप अलग हो ही नहीं सकते। भारत में अलग राज्य की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन देश से अलग तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखिए बिहार के मैप को देखिएगा। बिहार के यदि मैप को देखिएगा तो यहां देखने वाली बात है कि यह जो दक्षिणी क्षेत्र है, यह जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला, इसके नीचे यहां बड़े पैमाने पर मिनरल्स है। और इस क्षेत्र में मिनरल्स नहीं है, इस क्षेत्र में मिनरल्स नहीं। अब इसका असर, अब ये कह रहा है कि देखो जी मेरे ही मिनरल्स का ये सब प्रयोग कर रहा है, मुझे लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, तो इसने इस क्षेत्र पर आरोप लगाया और इसने, इस क्षेत्र ने कहा कि हमको अलग स्टेट बना दो ताकि हम अपने मिनरल्स का बेहतर प्रयोग कर पाए। यही कारण है कि उत्तराखंड, ये झारखंड का बिहार से अलग होने का मेन कारण भी यही है।
अब याद कीजिए 1912 में जब बिहार बना था, उस समय बिहार का मेन कारण बंगाल से हटने का यही था, आर्थिक कारण ही था। क्योंकि जब अंग्रेजी शासन काल में अधिकतर नौकरियों में बंगाली लोगों का प्रभुत्व था, अधिकतर नौकरियों में बंगाली लोगों का प्रभुत्व, बिहारी लोगों को नौकरी बहुत कम मिल पाता था। इसीलिए चाहे महेश्वर प्रसाद हो, चाहे सच्चिदानंद सिन्हा हो, लंबे समय तक बिहारियों के हक के लिए लड़ाई लड़े और कहा कि इसमें बंगाल के ही लोग ज्यादा प्रभावी हैं, इसीलिए बिहार को ज्यादा प्रभाव नौकरी नहीं मिल पाता है, इसलिए बिहार को के अधिकार के लिए, आर्थिक अधिकार के लिए उन्होंने अलग बिहार की मांग की। जब आप स्वतंत्र हो जाइएगा तो स्वतंत्र निर्णय कीजिएगा, आपके पास ज्यादा ना अधिकार आ जाएगा। यहाँ का सीएम अलग ना होगा, यहाँ का सीएम अलग ना होगा, नहीं। और यही कारण है कि ये वाला जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र अलग प्रशासनिक कारण से मांग कर रहा है और ये वाला क्षेत्र आर्थिक कारण से मांग कर रहा था। अब समझ में आया क्यों बिहार से अलग हुआ। और बंगाल से भी बिहार का जो अलग होना था उसके भी मेन कारण था आर्थिक, यानी कि बंगाली लोग जो प्रभुत्व थे उसमें बिहारी को प्रभुत्व देना। आप कभी मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर बंगाली अखाड़ा बड़ा फेमस है। बंगाल के लोग पटना में बहुत ज्यादा प्रभुत्वशाली रहे। कभी गौर करना हो तो दिनकर गोलंबर तरफ चले जाइए, वो जो रोड जो दिख रहा है मछुआ टोली वाला, उसमें ज्यादातर लोग बंगाल के ही थे। लंबा वक्त रहा है क्योंकि बंगाल का ही भाग रहा है बिहार। अब ना बिहार से कई सारे लोग हैं जो पलायन के रूप में चले गए दूसरी जगह। पहले बिहार बड़ा केंद्र था जी विकास का, ठीक है, बहुत बड़ा केंद्र था बिहार। लेकिन बिहार से का जो बंटवारा हुआ ना, वो बिहार को तोड़ करके रख दिया। क्लियर। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कभी समय समय पर नए राज्यों की मांग की जाती रही। लिखिए अब आर्थिक कारण, समय समय पर आर्थिक कारणों के आधार पर नए राज्यों की मांग की जाती रही। जैसे बिहार से झारखंड का अलग होना, जैसे बिहार से झारखंड का अलग होना, बंगाल से बिहार का अलग होना, पश्चिम बंगाल से बिहार का अलग होना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, क्लियर, समझ में आ गया हो। तो इसलिए भी नए राज्यों की मांग की जाती है मेन। अब ये देखो यहां पर ये समस्या नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था कि नए राज्यों की मांग यहां पर हो रही थी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं था कि आर्थिक कारण है चलो विकास के लिए मांग रहा है, प्रशासनिक मिलता है तो चलो विकास के लिए कर रहा है। ये दोनों कारण सकारात्मक दिखते हैं। तीसरा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है और वह तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। एक्चुअली भारत जो है ना, ये सबसे ज्यादा पेचीदा है सांस्कृतिक कारण, और विशेष करके भाषा। भारत में 1600 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है।
इतनी भाषा विविधता है, इतना दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा आपको। बिहार अलग हुआ था ना, क्लियर। इतनी भाषाएं, और सभी अपने अपने भाषा को लेकर के बड़ा जागरूक रहता है, विशेष करके दक्षिण भारतीय राज्य। दक्षिण भारतीय राज्य अपनी भाषा को लेकर के बड़ा एक्टिव मोड में रहता है, मरने और मारने पर उतारू हो रह जाएगा। इसी लेकर के भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर कई राज्यों की मांग की जाती रही। जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आजादी की लड़ाई के दौरान 1938 में एक बात आई कांग्रेस को, कि जब हम आजाद हो जाएंगे ना, तो सभी भाषाओं को समान दर्जा देंगे, और भाषा के आधार पर, उनके संरक्षण के आधार पर नए नए राज्य बना देंगे। तो स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस ने यह बात मानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए। इनका यह सोच था ना कि चलो ना, अभी दे देते, अभी तो हमें तो आंदोलन में सबकी हिस्सेदारी चाहिए, बाद में अपने आप मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वह इग्नोर कर दिया। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को समझा ही नहीं था कि इतना बड़ा कांड कर देगा ये। शुरुआत में इन्होंने कहा कि ठीक है, दे देते हैं, क्योंकि हमारा अभी तो उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति, अभी तो उद्देश्य स्वतंत्रता चाहिए हमको, और स्वतंत्रता चाहिए इसलिए हमें लोगों का समर्थन चाहिए। दक्षिण भारतीय लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में तो जुड़े हुए थे, ये और जुड़ गए। उन जैसी भारत आजाद हुआ, तो पट्टाभी सीतारमैया, मैं पट्टाभी सीतारमैया की बात बोल रहा हूं। एक व्यक्ति थे, अल्लादी श्रीरामलू, श्रीरामलू थे। ठीक है, श्रीरामलू ने मांग की, ये गांधीवादी विचार रखते थे, अल्लादी नहीं थे, श्रीरामलू थे। श्रीरामलू ने मांग की कि देखो जी, आपने जो ये मांग माना था 1938 में, अब हम आजाद हो गए हैं, अब हमको ना अलग राज्य बना दो। इन्होंने अलग राज्य की मांग की, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, बात मानी नहीं गई, कहा कि अच्छा, भारत में अभी तो धर्म के आधार पर हम बटे हैं, और उसमें भी अगर हम धर्म, अगर हम भाषा के आधार पर आजादी दे देंगे तो भारत तो कई टुकड़ों में बट जाएगा। मन में डर समा गया था नेताओं का, और डर लाजिमी भी था कि एक साल पहले हम तो बटे हैं, एक साल भी नहीं हुआ है, और धर्म के आधार पर बट गए। नहीं, तो अगर हम भाषा के आधार पर दे देंगे तो और अब सभी राज्य मांग करेगा, तो आज मांग कर रहा है, कल अलग देश बना लेगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जेपी कमेटी बनाई गई। और जेपी कमेटी ने कहा कि देखो जी, अलग राज्य की मांग ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य की मांग नहीं होनी चाहिए। इस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद बना धर कमेटी, इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब ये बंदे अट गए, हमको तो चाहिए। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। अब आमरण अनशन लंबे दिन तक चला, 56 दिन तक, और इनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन। देखते देखते पूरा दक्षिण भारत
आग के लपेटे में लग गया। पूरा दक्षिण भारत में व्यापक दंगा हो गया। सरकार एकदम समझ में आता कि सरकार करे तो क्या करे। अंत में सरकार ने आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया तेलुगु के आधार पर। इसलिए भारत जो है में आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था, आंध्र प्रदेश में। और एक राज्य का बनने का मतलब था कि अन्य राज्य भी खड़े हो गए, अब हमको भी चाहिए, यह विवाद शुरू हो गया। इसी कारण एक और कमेटी बनी 1953 में फजल अली के नेतृत्व में, जिसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। इस समिति ने कहा कि देखो जी, भाषा के आधार पर मांग करना कोई गलत नहीं, भारत विविधताओं भरा देश है, दर्जा दे दीजिए, समान दर्जा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया और देखते देखते भारत में महाराष्ट्र से गुजरात बन गया, देखते देखते पंजाब से हरियाणा बन गया, हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो गया, जनजाति व्यवस्था के आधार पर कई असम से कई अन्य राज्य निर्मित होते चले गए। भारत में देखते देखते कई राज्य बन गए भाषा के आधार पर। जो आज जो देखते हो ना राज्यों की संख्या 28, वो इन्हीं तीनों के कारण देखते हो, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये कहां तक उचित था और कहां तक अनुचित है? तर्क ये है कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं बनना चाहिए था, तो क्या यहां विद्रोह को रोका जा सकता था? तो संभव था नहीं। अगर ये बन भी गया, अगर उस भाषा के आधार पर राज्य को दर्जा दे भी दिए और अगर इससे वो खुश है तो उसकी भाषा को समान दर्जा मिल गया, तो इससे विद्रोह शांत हो गया और वो भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तैयार हो गया। तो क्यों नहीं सभी भाषाओं को समान दर्जा देते हुए उसकी स्थिति के आधार पर महत्व देना चाहिए? इसलिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन मेरे अनुसार गलत नहीं, क्योंकि भारत में इतनी विविधता, भारत में वन नेशन वन कल्चर नहीं है, भारत में वन नेशन मल्टी कल्चर है, यानी मल्टी लैंग्वेज है। और अगर सभी लैंग्वेज को हम समान दर्जा देते हैं और इससे हमारी एकता और संप्रभुता को चुनौती नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं दिया जाए? याद कीजिए श्रीलंका, अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, तब भारत का यह जो क्षेत्र है श्रीलंका, और यहां पर दो भाषा बोली जाती है श्रीलंका में, एक सिंहली भाषा है और एक तमिल भाषा है। तमिल भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है और सिंहली भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। यहां तमिल भाषा है। यहां पर तमिलों ने अपने अधिकार की मांग के लिए कि हमको भी समान भाषा का दर्जा दे दीजिए, सिंहली के साथ साथ हम भी तमिल को भी संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, मांग रखी। वहां की सरकार ने इस मांग को स्वीकार ही नहीं किया। इसीलिए यहां पर इस क्षेत्र में जाफना जगह है, जाफना जगह है, देखिएगा इस क्षेत्र में ये वाला पार्ट,
यहां देखो ऊपर में जाफना जगह है और यह सटा हुआ है इंडिया से। यहीं पर अलग, क्योंकि यहाँ तमिल बहुत ज्यादा बोला जाता था, इसीलिए इन्होंने, क्योंकि तमिल को मान्यता नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ एलटीटीई का विद्रोह हो गया था। ठीक है। और लंबे समय तक श्रीलंका गृह युद्ध में फंसा रहा। भारत इस गृह युद्ध से बच गया क्योंकि भारत ने सभी भाषाओं को समान दर्जा दे दिया। तो अगर भाषाओं के समान दर्जा देने से अगर आपको लाभ मिलता है, एकता और संप्रभुता बनी रहती है, अखंडता बनी रहती है, तो क्यों नहीं भाषाओं को समान दर्जा दिया जाए। क्लियर। यही कारण है कि समय समय पर भाषाओं की मांग को लेकर के हमेशा चर्चा रहा है और नए राज्यों के निर्माण की बात होती रही। अब क्लियर समझ में आ गया। लिखें। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे ना, अब याद रहेगा। अगर ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा देते ना, तो सिर्फ अनुच्छेद 1 2 3 और कहते अब हो गया खत्म। आ? आप लोग का बाहर निकलते और कहानी खत्म हो जाती। क्योंकि हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां हैं। इसलिए जीएस वाले पार्ट में अधिकतर वाले में कमजोर कड़ी रहता है कि वो फैक्ट तो उस समय याद हो जाता है, बाद में याद नहीं रहता। लेकिन अगर कहानियों के आधार पर तुमको अगर ये समझाया जाए, घटनाक्रमों के आधार पर, तब तुम फैक्ट भी अच्छा ये बोला गया था, ऑप्शन देख करके याद आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो ऑप्शन देख करके याद आता है। वो तब याद आता है ना जब आपका कॉन्सेप्ट एक रहा होगा। और यही पीसीएस पढ़ने का तरीका है। वरना अब तक जो भी स्टूडेंट्स जो नए नए रहते हैं तो क्या करते हैं ना, कि पीटी के नाम पर वो क्या करते हैं कि आर्टिकल रट्टा मार लेते हैं। तो उनको लगता है कि हम पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं बनता है। इसी क्वेश्चन को कारणों से पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को आर्थिक से पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को भाषा है, तब क्या करेंगे आप। अगर धर कमेटी पूछ लेगा तब क्या करते, तो पढ़े ही नहीं थे धर कमेटी। जेपी कमेटी तो सुने भी नहीं होगी, किताब में है ही नहीं। जो फैक्चुअल किताब में कहाँ है, नहीं ना। वहीं गड़बड़ी हो जाती है। लिखे। संस्कृत। भारत भाषाई विविधता वाला राज्य है। भाषाई विविधता वाला राज्य है जहां 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर राज्यों के गठन को लेकर मांग की गई। जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, ब्रैकेट में लिखेगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया। जेबीपी समिति, ब्रैकेट में लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया। तथा धर समिति ने भाषा के आधार पर, तथा धर समिति ने
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जिसके विरोध में श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया। उनकी मृत्यु के बाद भाषाई आधारित राज्यों की मांग को भाषाई आधारित राज्यों की मांग को लेकर हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई। फलस्वरूप आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। अगर पूछेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। फलस्वरूप आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। 1953 में इस समस्या के निराकरण के लिए फजल अली के नेतृत्व में के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर महाराष्ट्र से गुजरात, पंजाब से हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश आदि कई राज्यों का निर्माण हुआ। अब क्लियर समझ में आ गया? आ? तो राज्य ठीक है। तो इस संबंध में कहीं कहीं छोटे राज्यों का निर्माण कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अगर यही अ, अगर मेंस आंसर राइटिंग के रूप में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं। नहीं, आपसे पूछा जाएगा छोटे छोटे राज्यों की मांग कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित नहीं, उचित नहीं है। लगभग यहां से एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य किससे बट गया है, तो एक आपको पूरा बन जाएगा। क्वेश्चंस बना करके देखिएगा ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ से सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। एक आध दो ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, और भी उसमें डेट रहेगा वो ही नहीं बनेगा। तो एक बार देख लेना कि किस डेट को कौन सा बना हो। हाँ बोलिए।
नहीं, बिहार में लगभग भाषाई समानता है, इसमें संभव नहीं। भाषा मैंने कहा ना, अलग अलग की स्थिति अलग अलग है। ठीक है। दक्षिण भारत में अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत अब कम होती है। अब मेन मांग होती है प्रशासनिक और आर्थिक। अब भाषा का उतना, भाषा एक रूपता धीरे धीरे होती जा रही, सही भाषाओं को समान दर्जा है। ठीक है। अब बिहार में तो मिथिला मैथिली को भी अब संवैधानिक दर्जा है, भोजपुरी को नहीं है, लेकिन भोजपुरी के लिए प्रयासरत है। ठीक है। इसीलिए अब वो जब देखिएगा ना क्वेश्चंस को, तो सारा क्वेश्चन यहाँ से अपने आप डील हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।